हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, हम लोग लाइट चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हमने मिरर से रिलेटेड जो भी था बेसिक कंसेप्ट सारा हमने देख रखा है। अगर आपको मिरर के बारे में नहीं पता, मिरर्स के टाइप्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो बेसिक टर्म्स है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, इमेजिनरी लाइन्स जो हमारे पास है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सियल लाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाइए 2 लेक्चर्स को देखिए जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं लाइट चैप्टर्स में। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उसको उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। अगर पहले से क्लियर है वेल एंड गुड, आगे लेक्चर में बढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे R = 2F का प्रूफ, यानी कि रेडियस जो है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में दोनों में ही ये प्रूफ होता है और अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो इन दोनों में से कोई एक है जिनका आने का चांसेस हमारा ज़्यादा है इस साल एग्जाम्स में। देखो, लाइट चैप्टर में टोटल 4 डेरिवेशन से 2 तो ये हो गए, एक आपका ग्लास स्लैब का है और चौथा आपका प्रिज्म से रिलेटेड है। तो 4 में से कोई एक आता है एग्जाम में। लास्ट ईयर कोई सा डेरिवेशन नहीं पूछा गया है हमारे फिजिकल साइंस में एग्जाम्स में। सो इस साल जो है ये डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाईली चांसेस है इनके आने का। सो ये आपका छूटना नहीं चाहिए। सो ये बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग प्रूफ अभी करने जा रहे हैं ये हम लोग किसके लिए सबसे पहले करेंगे? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मिरर के बारे में, कुछ भी नहीं नॉलेज है, सो प्लीज़ इस लेक्चर को देखना आपके लिए बेकार हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। आप पहले जाके उन सारी चीज़ों को सीखिए। आइए कॉनकेव मिरर हम लोग बनाते हैं, क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। सो कॉनकेव मिरर हम लोग बनाते हैं, उसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। कॉनकेव मिरर को पीछे से उनका बाल निकाल देते हैं, थोड़ा सा बाल निकालना बहुत ज़रूरी है तभी समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर है। तो छोटा छोटा बाल बनाते हैं इनका। यहाँ पर हमारे पास पोल है, ठीक है। ओके, ये हो गया पोल। पोल है, कहीं पे फोकस होगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक रे को लाते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ये रे आया, ये पार हो गया। आप लोग भी ऐसा ही करोगे, ठीक है। जब ये नक्शा बनाना है ऐसे बना लेना है, फिर एक रे लाओ, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो गया। अब जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, जहाँ पे पॉइंट, उसी पॉइंट को नाम दे दो फोकस का। सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना है, एक खास पॉइंट से फोकस से ही उसको जाना है गुजर के। सो हो सकता है कि आपने पहले फोकस कहीं पे दे दिया फिर आप बनाए तो आर पार डिस्टेंस हो जाता है, इसीलिए पहले बना लो फिर फोकस देना। और उसके बाद जितना ये डिस्टेंस होता है पोल से फोकस का, उतना ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा। सो अपने अंदाज से यहाँ पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब नामकरण करते हैं इनका, इंसिडेंट रे AB और यहाँ से BC हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने को क्या चाहिए? अगर इंसिडेंट एंगल पता करना है और रिफ्लेक्टेड एंगल पता करना है तो आपने को क्या चाहिए? एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। सो नॉर्मल हम लोग तो प्लेन मिरर में इजीली करते हैं, बट याद रखिए स्फेरिकल मिरर यानी कि स्फेरिकल शेप में हम लोग जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सो वो उनका सेंटर से होके गुजरता है। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मिरर के केस में हम जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सो वो जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो गुजरेगा। अब इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो ये नॉर्मल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, इसका बस नाम नॉर्मल है, काम नॉर्मल है नहीं। ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन हो गया। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, इसको भी हम लोग नोट डाउन करके रखते हैं, ये भी हमारा काम देगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फ़ा का। अब ध्यान देते हैं, अब हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेगा। सो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ रखा है सारी चीज़ें। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या है यहाँ पर वो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या है? ABC। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? ABC बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है? B पर, CBF बोल सकते हैं ईजिली उसको, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। इसको नाम दे दो 1 नंबर फिलहाल के लिए, ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, एक चीज़ हमने यहाँ से ले ली। दूसरा यहाँ देखो, AB जो है एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। सॉरी, AB एक लाइन हो गया हमारा, AB और ये AB और नीचे पे CP, ये दोनों एक पैरेलल लाइन से, समझ में आ रहा है ये चीज़। और CB देखो एक ट्रांसवर्स लाइन है यहाँ पर, ये जो CB है ऐसे
ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, जाहिर सी बात है इसको आगे ही बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी भी एक ट्रांसवर्स लाइन, और हमें ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम ऐसे एक ट्रांसवर्स लाइन अगर बनाते हैं तो ट्रांसवर्स लाइन के इस तरीके से जो एंगल बनता है उनके अपोजिट साइड में इंटीरियर अंदर में जो एंगल बनता है ये हमारा होता है अल्टरनेट एंगल। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स मिल रहे हैं, सो यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर उल्टा मिल रहा है, यहाँ पे एक एंगल ऐसा है, एक एंगल ऐसा है। सो ये भी है, ये भी अल्टरनेट हो गया, ऐसे जो बन रहा है अपोजिट्स होना चाहिए ट्रांसवर्स लाइन के। सो अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा अल्टरनेट एंगल है, ABC है, ठीक है, सिंस। दूसरा हम लोग लिखेंगे, ये तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकेंड हम लिखेंगे एंगल ABC, ये किसके बराबर होगा, यहाँ वाला एंगल, यहाँ कौन सा, वही जो हमने अल्फा नाम दे रखा था, यानी कि BCF इज इक्वल टू एंगल BCF। ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास रीज़न आएगा अल्टरनेट एंगल। ये दोनों कौन से भाई, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल से ख़त्म। अब जरा 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को देखो। सो 1 और 2 को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल CBF जो है वो बराबर है एंगल BCF के। ख़त्म, ये हो गया। इसको नाम दे दो 3 नंबर, बस नाम देते चलो, उससे कुछ होता नहीं है, उतना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उसमें। सो हाँ ठीक है, BCF बराबर CBF बराबर BCF, ओके। मतलब ये एंगल जो था ये एंगल के बराबर हो गया। अब जरा उन चचा को पकड़ो, ये इधर लाओ, चचा को पकड़ के आ जाओ चचा तुम, ठीक है। ये देखो ये कुछ ऐसा, ये हमारा CB, ये हमारा F है, ये सो ये तो BCF से एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। और ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि 2 एंगल्स इक्वल हो गया है। सो ऐसा कौन सा ट्रायंगल जिसका 2 एंगल इक्वल हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस। सो देखो जैसा अभी तक हमने ये देखा कि BCF एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, कैसे, इसके जो 2 एंगल्स थे हमारे पास वो हमने इक्वल हो गए, हमारे ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि इसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर चूंकि 2 एंगल इक्वल है तो उन दोनों एंगल का जो अपोजिट साइड्स है, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल था R, हमने जिसको डिनोट किया इसको अल्फ़ा, R के अपोजिट में ये वाला साइड है यानी कि CF, और अल्फ़ा के अपोजिट में ये वाला साइड है यानी कि BF हमारा, ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल्स, ठीक है, ये इक्वल होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करके लिख सकते हैं भाई, यहाँ से निकालते हैं ट्रायंगल, हमने लिख दिया, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो CF है वो बराबर किसके हो गए, BF के। ये हो गया, ख़त्म। सो इसको हम लोग नाम देंगे हम लोग 4 नंबर। रिलेशन हमारा बनता जा रहा है, ऐसे ही करते करते प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं सिंस, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट कीजिएगा। सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल, सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है। अपर्चर मैंने शायद बताया या फिर नहीं भी बताया सॉरी। देखो अपर्चर मतलब मिरर का वो हिस्सा जहाँ से रिफ्लेक्शन का काम हो रहा है, जहाँ पर लाइट आगे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो एक्चुअली में जो आपके सिलेबस में जो अपर्चर है वो कुछ इतना बड़ा है, बस दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा है कि, जाहिर सी बात है कैसे दिखेगा, बस इतना ही बड़ा अपर्चर है आपके सिलेबस में। अब इसी अपर्चर को हमने जूम करके इतना बड़ा कर दिया, क्योंकि भाई इतना छोटा अपर्चर में अगर आप बनाओगे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है ना। सो आपके सिलेबस में अपर्चर जो है इतना ही छोटा, मतलब इतना ही छोटा हिस्सा से सारा काम हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम ये बोलते हैं कि छोटा सा चीज़ जो है, सो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है आपका, यानी कि फोकस का और पोल का, इसके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं, बहुत छोटा है। मतलब ये जो फोकस का पॉइंट है, जो पोल का, सॉरी वो बोल रहा हूँ, गलत हो गया, 1 मिनट है, सॉरी वो ये वाला, ये जो हाँ। सो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बता रहा था आपको कि चूँकि ये तो अपर्चर बहुत ही छोटा हो गया, जिसके वजह क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको, काफ़ी मोटा इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से ऐसे ये पार हुआ। तो ऐसे तो हमें देखने में लग रहा है कि BF जो इतना बड़ा लाइन है ये FP के बराबर है नहीं, बट अगर हम रियल में देखते हैं तो अपर्चर बहुत छोटा है, और ये जो BF जो लाइन है ये हमें इसके इक्वल मिल जाएगा इजीली PF के, चूँकि ये जो B पॉइंट है ये एकदम इसके करीब है। अब चूँकि ये B पॉइंट ऐसे इमेजिन करो, इसको उठा के लाओ, ऐसे से नीचे खसकाओ, करीब है, तो ये जो BF जो लाइन देते हैं उसके पैरेलल आ जा रहा है, बराबर ही आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए हम लोग यहाँ से सिंपली ये चीज़ लिख सकते हैं, एक चीज़ हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर ली है, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं उठा करके, सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल देयरफॉर BF जो है वो बराबर होगा FP के। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए एकदम। इमेजिन करो, ये जो पॉइंट है अपर्चर हमारा इतना छोटा है, ये पॉइंट उठा करके ऐसे लाओ ऐसे लाओ ऐसे लाओ, यहाँ बगल में रखो, बगल में रखोगे तो ये वाला लाइन भी तो ऐसे हो जाएगा, तो ये पैरेलल आ जाएगा इसके एकदम इक्वल। तो BF जो लाइन है वो FP के पैरेलल हो गया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हो गया, इक्वल पे आ गया। ठीक है, इसको नाम दो 5 नंबर रिलेशन। अब फ्रॉम 4 and 5 यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से आप ये बता सकते हैं फ्रॉम 4 and 5 हम ये लिख सकते हैं भाई देखो BF तो ख़त्म हो गया, तो CF इज़ इक्वल टू FP, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप जल्दी से इसको उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, हो गया चलो। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया है CF इज़ इक्वल टू FP, इसी को हम लोग यहाँ पर अब उसको आगे लेके चलते हैं, देन उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। CF बराबर FP, CF इज़ इक्वल टू FP। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, CF इज़ इक्वल टू FP। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग हाँ अपने डायग्राम में। FP हमारा यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, CP, ये बताओ क्या है। FP क्या है, फोकल लेंथ है, पोल से फोकस का जो दूरी होता है वो फोकल लेंथ है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको कैपिटल R से भी लिखा रहता है बहुत सी किताबों में, स्मॉल r से भी होता है। हमने यहाँ पर तू गिर जा, हमने यहाँ पर स्मॉल r से देखा है। ओके, सो हमें क्या चाहिए, देखो हमें तो चाहिए CP, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर 2 टाइम्स लाना है। FP हमारे पास है। सो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे पास ये रिलेशन है CF इज इक्वल टू FP का, इस CF को हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ PC माइनस FP। जरा गौर करो तो, कर सकता हूँ कि नहीं। देखो CP हमारा ये पूरा एक लाइन है, ठीक है, CP हमारा एक पूरा लाइन है, CF इसमें एक छोटा सा पार्ट है। सो अगर मैं PC इस पूरे पार्ट में से ये वाला छोटा सा पार्ट FP को माइनस करता हूँ, PC पूरा पार्ट है, इसमें छोटा सा FP माइनस करता हूँ, सो माइनस होकर बचना तो ये CF ही है, वही बचेगा। सो वही मैंने ये लिखा, उस CF को हटा के ये लिखा है, बस मैथ्स लगा दिया थोड़ा अच्छे से। सो PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FP होगा, उधर जाएगा तो प्लस में होना है। आप PC बताओ, PC क्या है R और FP क्या है फोकल लेंथ। सो R इज इक्वल टू 2F, हैंस प्रूफ्ड, ख़त्म। सो इतना ही है भाई इसमें, और कुछ नहीं। कॉनकेव मिरर में इतना ही था। जल्दी से उतारिए, कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं, लेक्चर ख़त्म। डू फास्ट। सो देखो कॉनकेव मिरर के बाद हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर में उसे सेम डेरिवेशन को करेंगे। सो कॉनकेव मिरर में मैंने पूरा इन डिटेल हर एक लाइन को समझाया है, इसमें हर एक लाइन को इन डिटेल समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आप समझ चुके हो वहाँ पर। इसमें क्या होता है, वहाँ पर हमने मेनली क्या यूज़ किया था, एक अल्टरनेट एंगल यूज़ किया था और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स यूज़ होते हैं, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यूज़ होगा ही, जो हमारा है सिंपली हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट रे था AB और रिफ्लेक्टेड रे हमारा BD। नॉर्मल हमने बनाया तो नॉर्मल यहाँ से ऐसे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। सो मैंने पहले नॉर्मल ड्रॉ किया था, जहाँ पे नॉर्मल गया वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दे दिया। फोकस भी ऐसे डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, बट दोनों डॉटेड लाइन से नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। डिफरेंस करने के लिए फोकस को मैंने ऐसे ही बिना डॉटेड लाइन का बना दिया यहाँ तक, ठीक है। सो वहाँ पे नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ABN हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से आप देख सकते हो NBD हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, एंगल ABN बराबर NBD होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने उठाया, ये चीज़ें हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास AB लाइन है और नीचे PC, ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसमें एक ट्रांसवर्स लाइन से ये ट्रांसवर्स लाइन वही नॉर्मल है N, नॉर्मल गया यहाँ C पॉइंट तक, वही हमारा ट्रांसवर्स लाइन है। सो ट्रांसवर्स लाइन में आप चेक कर सकते हो कि ये जो एंगल I और एंगल बीटा जो है, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। NBD इज इक्वल टू CBF नाम लिख करके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल I और एंगल अल्फा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। सो हमने वही किया, NBD इज इक्वल टू FCB। यहाँ पर देखो ABN, सॉरी हाँ ABN नहीं है, एंगल I है, ABN बराबर हमारा हो गया FCB, ठीक है। वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे नहीं आया, ये मैंने आपको गलत दिखा दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये नहीं, एक्चुअली इसको हटाओ। यहाँ पर फिलहाल ये देखो, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको देखो, यहाँ पे ये जो चचा है कौन सा है, DF जो लाइन है हमारा, यहाँ से ये जो नॉर्मल चचा गया हुआ है,
ठीक है। सो नॉर्मल ये देखो एंगल आर, इधर देखो एंगल बीटा, ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिया अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल। डायग्राम में देखो यहाँ पर मैच करो। अब यहाँ से आपको अपने को क्लियर दिख रहा है ABN किसके बराबर है, NBD के, और NBD किसके बराबर है, CBF के। सो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ABN जो है वो CBF के बराबर होगा। सिंपल सा चीज़ है। अब थ्रू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें ये भी मिलता है कि ABN जो है वो FCB के बराबर है। सो हेंस हमने उन तीनों को देख करके एक कंक्लूजन यहाँ निकाल लिया है कि जो ये CBF है वो FCB के बराबर है। खत्म हो गया ड्रामा। अब ये दोनों एंगल किसके हैं, हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गौर कर लो, एक यहाँ पर एंगल B, एक यहाँ पर एंगल C। सो यहाँ पर FBC क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम वही कंसेप्ट पिछला वाला हम लोग लगाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो उसको अपोजिट साइड्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। सो हेंस हमने यहाँ पे ये लिख दिया। वो लाइन भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो भी ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 1 नंबर अपने तरफ से। फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे अपर्चर का। सिंस द मिरर ऑफ, सॉरी मिरर लिखा गया यहाँ पे वापस से, 1 मिनट, यहाँ पे अपर्चर होगा। सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। अब अपर्चर बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, ये जो पॉइंट B है ये P के बहुत करीब होगा। पॉइंट B इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट P। अब ये B इसके बहुत क्लोज है तो ये जो BF लाइन है और ये जो PF लाइन दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देन BF इज इक्वल टू PF हो गया। सो फ्रॉम 1 और 2 हम लोग बोल सकते हैं कि PF किसके इक्वल आ गया है, FC के। यहाँ से वही सेम कंसेप्ट जो पीछे हमने लगाया था। PF जो लाइन है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पर इजीली। PF को तोड़ के हम लिख सकते हैं PC माइनस FC। इस पूरे PC में से FC पार्ट को हटाएंगे तो PF ही बचेगा। वही सेम काम हमने यहाँ पे किया, PC माइनस FC किया और इसको उधर भेजेंगे तो 2FC हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा है। PC हमने यहाँ पर क्या है, ये D हमने ये वाला लिखा था ना, वो अलग है। सो PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो R आ गया और FC क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू 2F, बस एज इट इज़। बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बस याद रखना है कौन सा एंगल। उसमें कॉनकेव मिरर का बहुत इजी था। अगर आपको सवाल में आता है प्रूफ R इज इक्वल टू 2F फॉर स्फेरिकल मिरर, देन आप कॉनकेव मिरर वाला ही करो क्योंकि वो इजी पड़ता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करता है कि प्रूफ R इज इक्वल टू 2F फॉर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, देन यू हैव टू नो चॉइस। उस केस में आपके पास कोई चॉइस है नहीं, तो जो वो बोलता है वो करना है। बट अगर स्फेरिकल मिरर बोलता है सो मेरा प्रेफरेंस आप कॉनकेव मिरर के लिए जाओ, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, वैसे आपकी चॉइस है। इसमें 3 एंगल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो है ही। और उसमें सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और अल्टरनेट एंगल था। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों का जो डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है जहाँ पे आपको ज़्यादा ही फंस रहे हैं आप, जिसमें आपको दिक्कत, उसको नीचे कमेंट कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर्स अपने डिज़ाइन करना भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर से बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।